Everyone, today we will start a new chapter, chapter 1, how, when and where, class 8 history का first chapter. So let's move to the chapter. So इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं, आपने पिछली 2 किताबों के अंदर पढ़ा कि कैसे ओरिजिन हुआ, आपने एंशंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि व्हील का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आग कैसे डेवलप हुई, किस तरीके से केव्स वगैरह बनानी स्टार्ट की, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब 8th क्लास में हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कि बीच का टेन्योर में क्या हुआ तब अंग्रेज हमारे देश में आए थे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स क्या होती है, जो डेट्स होती है, अब हमें पता है कि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी डेट्स होती है, राइट। तो हम सोचते हैं यार हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स को पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पर आप सोच के देखिए क्या इन डेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इन डेट्स की ज़रूरत क्या है और हिस्ट्री को डेट्स के साथ क्यों एसोसिएट किया जाता है। देखिए ये डेट्स की सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, लोग इंटरेस्टेड होते थे कि किस राजा की जो होता है, कोई राजा है, कब शादी हुई, उसने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई, क्या क्या काम किया उसने, वो कब मरा, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए लोग उत्सुक रहते थे। तो उसे एक डेट के फॉर्म में एग्जैक्ट डेट नहीं लिखते थे, बट वो लिख देते थे कि भाई और एडी बिफोर इरा और एक हमारा एनो डोमिनी। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता कि कौन सा इवेंट कब हुआ है, लेकिन वो डेट्स आज भी हमें हेल्पफुल होते हैं, हम कोई भी चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है रिलेशन के लिए, एक सर्टेन इवेंट को रिलेट करने के लिए मददगार है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में डेवलप नहीं हुई, चाय का डेवलपमेंट एक बार में नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें एक क्रोनोलॉजी थी जिसके अकॉर्डिंग कोई भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल है। अब भारत के अंदर डिफरेंट गवर्नर जनरल आए, जैसे कि काफ़ी अलग अलग शासक आए अंग्रेज के, जैसे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक है, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस है, तो ये डिफरेंट लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई, इनकी क्या अचीवमेंट्स थी, क्या कमियां थी कि भाई वो इस टाइम पे आए, तो इस तरीके से हम डेट्स के थ्रू से रिलेट कर पाते हैं। अब हम एक बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट उसकी, जो है जेम्स मिल एक स्कॉटिश अचीवमेंट, मतलब एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने 3 वॉल्यूम की बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जेम्स मिल ने क्या किया, इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। इन्होंने कहा हिस्ट्री 3 पार्ट्स में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन्होंने क्या कहा, इनकी बात सुनिए आप। इन्होंने कहा कि हिंदू जो है पहले, तब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले हिंदू और मुस्लिम जो थे यहाँ पे क्या करते थे, भारत में डोमिनेट करते थे, ठीक है। और ये जो हिंदू एंड मुस्लिम्स थे, ये सारे क्या थे, इन्होंने देखिए डिविजन्स बताया ना, मिल्स का डिवीज़न, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। इन्होंने बताया कि जो हिंदू और मुस्लिम थे ना, इनकी वजह से कंट्री जो था डेवलप नहीं कर पाई थी। इनका मानना था कि अंग्रेज आए उसी की वजह से ये इंडिया डेवलप कर पाएगा, ठीक है। और इनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम जो थे रूल करते थे, तो उस टाइम पे जो थे अंधविश्वास था, कुरीतियाँ थी, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। जैसे सती प्रथा प्रैक्टिस की जाती थी आपकी, और एक वो हैंगिंग स्विंग था जिसमें लोग क्या करते थे, अपने आप को कष्ट देते थे, अपने आपको एक झूले से लटका लेते थे, स्किन था उनके स्किन में बांध कर और फिर झूलते थे, वो सोचते थे उनसे उनकी प्रार्थना भगवान सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुप्रथाएं जो थी मानी जाती थी। कहते थे कि इंडिया बहुत ज़्यादा क्या था, अंधविश्वासी हो गया था, अंधविश्वासी था। अब आता है कि क्रिटिसिज्म क्या था, उन्होंने माना था कि एंशिएंट टाइम जो था ना, एंशिएंट टाइम के अंदर वो टाइम था जब किसी कॉलोनाइजेशन थी। दूसरा सेकंड वो बताते हैं मेडिवल टाइम वो था जब इंडिया के अंदर मॉडर्नाइजेशन नहीं आई थी। मॉडर्नाइजेशन क्या, वो मानना था कि मॉडर्न इंडिया वो इंडिया है जो कि इक्वल है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे रीजनिंग है, लोग अपनी रीजनिंग शक्ति से काम करते हैं। पर इसमें कितनी सच्चाई है, हम गुलाम थे, हमारे पास ना तो कोई आज़ादी थी, वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी, ना कोई डेमोक्रेसी थी, ना कुछ थी, ना हमारे पास फ्रीडम थी। तो ये सारी क्रिटिसाइज करते हैं। और जेम्स मिल कहते हैं कि एशियन सोसाइटीज़ जो थी वो लोअर सिविलाइजेशन की थी यूरोप से, और बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, हिंदू और मुस्लिम जो था वो रूल करते थे इंडिया को। वहाँ पे पहले के टाइम में धर्म के नाम पर लड़ाई हुआ करती थी, सुपरस्टिशंस थे, कास्ट जातियों के ऊपर विवाद थे। तो उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स ही जो थे इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, और बिना ब्रिटिशर्स की हेल्प से जेम्स मिल का मानना था कि इंडिया प्रोग्रेस नहीं करने वाला। ऐसी इनकी विचारधाराएं थी। अब उसके बाद होता है कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज कि अब उन्होंने ये जो था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये इन्होंने डिवीज़न किया। अब ऐसा तो नहीं है कि हर रूलर जो था वो हिंदू था या मुस्लिम ही था, वो हो सकता है कि कोई और धर्म का भी हो, तो फिर उसे कैसे, तो इसका मतलब ये है कि खाली हिंदू मुस्लिम को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, जो दूसरे लोग हैं उनकी लाइफ मैटर ही नहीं करती क्या हिस्ट्री के अंदर। तो उनकी क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पे क्रिटिसाइज की गई है कि उन्होंने सिर्फ 2 ही रिलीजन को रिफ्लेक्ट किया है,
व्हाट अबाउट द अदर पीपल, दूसरे लोगों को क्या, क्योंकि उनकी लाइफ भी उतनी इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ द इशू। अब आता है अंग्रेज़ों ने क्या किया। अच्छा, एक वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, लेट मी, हाँ, अब बिफोर, इसके बाद हिस्टोरियंस ने इंडिया का जो था 3 क्लासिफिकेशंस किया था। हिस्टोरियंस ने किया है कि एंशंट है, मेडिवल, मैं आपको बताना भूल गई, बताया था शायद, एंशंट, मेडिवल, और आपका तीसरा है मॉडर्न है। मॉडर्न वाला मैंने बता दिया। ये क्लासिफिकेशन हिस्टोरियंस ने किया था। और जेम्स ने कौन सा किया था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये किया था। तो इन्होंने ये बता चुकी हूँ मैं आपको। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। अब क्या करते थे अंग्रेज़ों ने, क्या किया उन्होंने, जो थे रिकॉर्ड रूम्स इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। उन्हें लगने लगा कि जो जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है उसे बचा के, उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में हम उसे अच्छे से पढ़ सकें और उसके ऊपर डिबेट कर सकें, राइट। क्योंकि किसी भी दस्तावेज, किसी भी डॉक्यूमेंट की कभी भी क्या हो सकती थी, ज़रूरत पड़ सकती थी। तो इन्होंने रिकॉर्ड रूम्स अटैच कर दिए, कलेक्ट्रेट, तहसीलदार ऑफिस, और इन सब के पास रिकॉर्ड रूम थे कि उन्हें कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब धीरे धीरे तब प्रिंटिंग का सिस्टम आने लगा अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर। तो क्या था, प्रिंटिंग के जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने रिकॉर्ड रूम इस्टेब्लिश किया। आज के टाइम में भी रिकॉर्ड रूम्स आपको मिलेंगे। अगर आप एक कलेक्ट्रेट के ऑफिस में जाते हो तो यू विल फाइंड अ रिकॉर्ड रूम नियर बाय, क्योंकि उसके अंदर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व होते हैं, सारी फाइल्स होती है। ओके, नेक्स्ट आता है, जब न्यू दिल्ली जो था बना था, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तो नेशनल म्यूजियम और जो नेशनल आर्चीव्स थे वो सारे जो थे वाइसरेगल पैलेस के जो थे बिल्कुल पास लोकेटेड थे, और यहाँ पे जो थे उनके डॉक्यूमेंट जो थे प्रिजर्व किए जाते थे। फाइन, सो हैव अ लुक एट दिस। एंड नेक्स्ट है सर्वेज भी। अब रिकॉर्ड रूम इस्टेब्लिश किए, उसके बाद सर्वेज भी ज़रूरी हो गए। अब उन्होंने, अंग्रेज़ों को लगा, उन्होंने क्या किया, लोगों की पॉपुलेशन गिनना स्टार्ट, मतलब पॉपुलेशन गिनना स्टार्ट कर दी, कितने लोग हैं भारत में, क्या काम करते हैं, क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, ये सारा रिकॉर्ड रूम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इसकी ज़रूरत क्या लगी उन्हें लगा कि अगर हमें देश के बारे में अच्छे से पता होगा तभी हम एडमिनिस्टर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपके एक शहर है, अगर उसकी पॉपुलेशन और उसकी क्या कमियां हैं, क्या कुछ अगर आपको पता है, तभी तो आप उसे एडमिनिस्टर कर पाओगे। तो इस उन्होंने जो थे सर्वेस कराना स्टार्ट कर दिया। फिर आपके सेंसस आ गए। सेंसस का मतलब होता है, सेंसस एक सर्वे ही है जो कि 10 साल के अंदर पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। पॉपुलेशन के लिए होता है ये। जैसे इंडिया के अंदर सर्वेज होते हैं, इंडिया के सेंसस होते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी और अगले सेंसस में कम हुई, ज़्यादा हुई, ये पता चल जाता था। तो क्या था, डिटेल्ड सर्वेज जो थे वो कैरिड आउट किए जाते थे। डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेज थे, वो थे जैसे रिवेन्यू सर्वेज, बोटेनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल सर्वेज, अलग अलग टाइप के सर्वेज होते थे। अब आता था कि अब रिकॉर्ड रूम के अंदर तो सारी वही चीज़ें मिलती थी ना जो कि ब्रिटिशर्स को ज़रूरी लगती थी, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। अब उससे हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया, ऑफिशियल फाइल, हाँ उन्होंने ये काम किया, ये पॉलिसीज़ बनाई और ये इस तरीके का है। लेकिन अब ये बताइए कि आम आदमी की लाइफ के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो किस तरीके से रहते थे, वो क्या करते थे। तो कुछ ना डायरीज़ मिली पीपल की, उनके कुछ पिलग्रिमेज के अकाउंट मिले कि भाई वो जाते थे तो जो ट्रैवलर्स थे वो क्या क्या लिखते थे, ऑटोबायोग्राफीज़ मिली, और कुछ पॉपुलर बुकलेट्स मिली जिन्हें लोकल बाज़ार्स के अंदर क्या किया गया, बेचा गया। अब लोकल बाज़ार में बेचा गया तो हमें पता चलता है कि भाई उन डायरीज़ में क्या मेंशन था, क्या युद्ध हुआ, क्या नहीं, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा। तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। पर इसकी भी एक कमियां थी कि खाली हमें ये जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड था इसमें खाली उन्हीं लोगों का ज़्यादातर मिलता है जो कि क्या थे, एजुकेटेड थे। क्योंकि एजुकेटेड पीपल ही क्या कर सकते थे, वो पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, न्यूज़पेपर में पढ़कर वो डिबेट कर सकते थे, एनालाइज कर सकते थे, और क्या कर सकते हैं, डायरीज़ वगैरह लोगों की मिली है तो खाली एजुकेटेड पीपल ही लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट अनएजुकेटेड, तो उनकी लाइफ के बारे में हमें इतना डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाता है। तो हमें अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी सिर्फ एजुकेटेड पीपल के रिकॉर्ड से मिलते हैं बेसिकली। So thank you, this is all about the chapter. I hope that you like the chapter. It's a very short and crispy chapter. Thank you.